हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस से है। ग्रुप थिंक वाला जो बॉक्स है वो मैंने अभी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उससे पहले जो टॉपिक है उसके बाद है ग्रुप थिंक, तो उसके बाद ग्रुप थिंक को समझने में आसानी होगी ज़्यादा, इसलिए पहले ग्रुप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान जो ग्रुप है वो एक अपना खुद का स्ट्रक्चर भी डेवलप करता है। तो हमें ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि तब डेवलप होता है जब ग्रुप के मेंबर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो टाइम के साथ साथ ये इंटरेक्शन जो है वो रोज़ होने लगता है, फिर ग्रुप के मेंबर्स रोज़ मिलते हैं तो एक रेगुलरिटी आ जाती है ग्रुप के मेंबर्स के मिलने में। ठीक है, तो वो जो रेगुलरिटी होती है वो ये बता देती है हमें कि कैसे जो है हमने टास्क को और काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द ग्रुप मेंबर्स, और कौन क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। वो रेगुलरिटी ही हमें बता देती है, मतलब कि रेगुलरिटी इन द इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, या इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स अगर रेगुलर होने लग जाए तो वही हमें बता देता है ना कि कैसे टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द ग्रुप मेंबर्स और कौन क्या क्या काम परफॉर्म करने वाला है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ओवर टाइम दिस इंटरेक्शन शोज रेगुलरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। मतलब फिर एक सीक्वेंस, एक रेगुलर जो है रूटीन फॉर्म होने लगता है कि हमें पता है कि हाँ ग्रुप का ये बंदा जो है वो ये काम करेगा हमेशा, ये बंदा जो है वो ये काम करेगा हमेशा, और ये बंदा ये काम करेगा हमेशा। वो चीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाती है ग्रुप के मेंबर्स को, उसका यही काम है, उसे यही काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो यही काम अच्छे से करता है। बाकी मेंबर्स दो लोग हैं, यही काम है, लाइक पार्टी है ऐसे कुछ, तो डेकोरेशंस का काम एक मेंबर को दे दिया, वो वही अच्छे से करता है, वही करेगा हमेशा। एक मेंबर को कैटरिंग वगैरह का काम दे दिया, वो वही करेगा हमेशा। तीसरे मेंबर को इनविटेशंस बांटने का, ऐसे करके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाती है मेंबर्स को, और एक प्रेस्टीज और रिलेटिव स्टेटस आ जाता है मेंबर्स के पास भी। मेंबर्स का भी एक अपना ना स्टैंडर्ड और स्टेटस हो जाता है जब वो किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो उस ग्रुप के ही नाम से जाने माने जाते हैं, और ग्रुप भी उनसे ही जाना जाता है, एक पहचान बन जाती है उनकी, क्योंकि मैंने बोला ना पहले भी पढ़ा था हमने, सोशल आइडेंटिटी बनती। देन 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के: रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, कोहेसिवनेस। रोल्स सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स करते हैं एक दूसरे से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो एक दूसरे से ऐसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो वो चाहते हैं कि वो फुलफ़िल हो जाएं। जैसे कि ग्रुप में मुझे पता है कि लीडर का रोल क्या है और उसे कैसे एक्ट करना चाहिए, तो ग्रुप के सब मेंबर्स लीडर से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हम लोगों के साथ थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा तो लाइक डिसिप्लिन बना के रखे, और थोड़ा सा हम पे लाइक ट्रस्ट करे, वो चीज़ होती है। तो रोल्स के लिए हमें कीवर्ड है सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एक दूसरे से गिवन सिचुएशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुलफ़िल हो जाएं। सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन जो कि इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि फुलफ़िल हो जाएं। रोल्स का मतलब एक टिपिकल बिहेवियर जो कि डिपिक्ट करता है, हमें बताता है कि पर्सन कैसे बिहेव करने वाला है या कैसे रिएक्ट करने वाला है गिवन सोशल कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि रोल ऑफ सन या डॉटर, अब जो बेटा होता है उसे पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो एक डॉटर है, बेटी का रोल पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ अरे बताना नहीं पड़ता, हमें पता होता है, या बताना पड़ भी जाए तो जब एक बार सीखते हैं तो हमें आ जाता है वो उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, वो चीज़ पता है हमें। तो रोल ऑफ अ सन और डॉटर, और इसी रोल के साथ कुछ रोल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि बेटे को ऐसा ही करना चाहिए या आज्ञाकारी होना चाहिए, और बेटी को ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे करके ओबीडियंट होना चाहिए, वो चीज़। जैसे कि वो बिहेवियर जो कि कोई भी हमसे एक्सपेक्ट करता है तब जब हम कोई पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहे होते हैं। रोल प्लेज में भी होता है ना, कि जैसे कोई राजा या रानी बना है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो राजा या रानी की तरह ही बिहेव करे, और वैसा ही उसका स्टेटस और स्टैंडर्ड दिखाया जाए। तो एज अ डॉटर और सन हमसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी बात सुने और रिस्पॉन्सिबल रहें अपनी पढ़ाई के प्रति। क्या आ गया इतना सीरियस सॉरी। नॉर्म्स, नॉर्म्स में है कि ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जो होते हैं बिहेवियर के, बिलीव्स के, जो कि एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जिनको सब मानते हैं, प्लस ये ग्रुप मेंबर्स एक रूल की तरह निकालते हैं, एनफोर्स किया जाता है, लॉ की तरह होता है कि ये सब लोग फॉलो करेंगे ऐसे।
तो ये ग्रुप के अनस्पोकन रूल्स हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, इसे मैंने लिखा नहीं है, अनस्पोकन रूल्स सब याद हो जाना चाहिए नॉर्म्स के लिए, अनस्पोकन एंड अनरिटन रूल्स। ठीक है, जैसे फैमिली में नॉर्म्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर फैमिली के मेम्बर्स का। ये नॉर्म्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइक सेम आई से वर्ल्ड को देखने का तरीका, सेम परसेप्शन होना, दुनिया को देखने का एक ही नज़रिया होना। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये नॉर्म्स होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं शेयर्ड वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड। मतलब ग्रुप के मेंबर्स हैं, 6 लोग हैं, जैसे पहले का ओपिनियन मैटर करता है, दूसरे का ओपिनियन और सोच मैटर करती है, इंक्लूडिंग सब 6 के 6 का ओपिनियन और सोच मैटर करती है। तो एक सिमिलर तरीका छः के व्यू को, मतलब 6 के 6 के व्यू को निकाल कर, ओपिनियन को लेकर और देखने के तरीक़ों को लेकर एक सिंगल तरीका जिसमें हम सबके तरीके से देख लें। तो नॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं शेयर्ड वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड। ठीक है, स्टेटस का मतलब रिलेटिव सोशल पोजीशन जो कि ग्रुप के मेंबर्स को दी जाती है बाकी लोगों के द्वारा। रिलेटिव पोजीशन या स्टेटस 2 तरीके से हो सकता है। एक एस्क्राइब्ड, जो कि एक बंदे को दिया गया है क्योंकि वो सीनियर है, क्योंकि वो बड़ा है, एक उसकी सीनियरिटी की वजह से उसको दिया गया है। एस्क्राइब्ड। अचीव्ड, जो पर्सन ने खुद अचीव करा है अपने मेहनत और अपने काबिलियत के द्वारा, अपने हार्डवर्क के द्वारा। तो बाय बीइंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हम इंजॉय करते हैं एक स्टेटस जो कि वो उस ग्रुप के साथ एसोसिएट करवाता है हमें। जो स्टेटस ग्रुप का है वही हम लोग भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम खुद भी ग्रुप के मेंबर हैं। क्योंकि हम खुद भी उस ग्रुप के मेंबर हैं, इसलिए वो स्टेटस हम भी इंजॉय करते हैं। प्लस इसमें आगे दे रखा है कि हम सब हमेशा उसी ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं जो कि स्टेटस में हाई हो, जिसका स्टैंडर्ड हाई हो और जिसको लोग पसंद करें, जिस ग्रुप को लोग पसंद करें, जो फेमस हो, जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो। इवन विद इन अ ग्रुप अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग स्टेटस और प्रेस्टीज होता है। हमें पता है हायरार्की होती है ग्रुप्स में भी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम का ज़्यादा स्टेटस होगा एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मेंबर्स या बाकी प्लेयर्स हैं उसी टीम के। ऑल्दो सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है टीम के सक्सेस के लिए, बट ऐसा होता है कि टीम का जो वो है क्रिकेट टीम का लीडर या जो कैप्टन है उसका थोड़ा हायर स्टेटस रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी उसके टीम के जो प्लेयर्स हैं। कोहेसिवनेस, एक टुगेदरनेस की फीलिंग, एक बाइंडिंग, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, एकता, यूनिटी जो होती है ना, एक बॉन्डिंग, कनेक्टिविटी, उसे कहते हैं कोहेसिवनेस। जैसे जैसे ग्रुप ज़्यादा कोहेसिव होता है, ग्रुप मेंबर्स सोचते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ सोशल यूनिट, नॉट एज अ इंडिविजुअल यूनिट। वो सोशलिस्टिक वे में एक्ट करते हैं। कैसे? अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ खुद को एसोसिएट करके उनसे अटैच होना चालू हो जाते हैं वो लोग। क्योंकि उनको पता है उनको साथ रहना है, साथ में काम करना है। वो एक टीम नहीं बोलेंगे क्योंकि टीम अलग होती है ग्रुप से, वो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं कि उनके बीच में एक कनेक्टिविटी आ जाती है, समझने लगता है ना वो एक दूसरे को, उन्हें एक दूसरे का पसंद नापसंद, ओपिनियंस, व्यूज़ सब पता होता है इस वजह से। तो एज ग्रुप बिकम्स मोर कोहेसिव, ग्रुप मेंबर्स जो सोचेंगे, जो फील करेंगे, जो एक्ट, जैसे वो बिहेव करने वाले, वो एज अ सोशल यूनिट बिहेव करेंगे। क्योंकि वो सोचेंगे भी ना कुछ, तो उन्हें ये देख के सोचना पड़ेगा या ये देख के अपने इमोशंस को आगे रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि क्या ये हमारे ग्रुप के लिए सही है या नहीं, क्या इससे हमारे पूरे ग्रुप को फ़ायदा होता है या नहीं। तो उन्हें बिहेव भी कुछ करना है, कहीं पे बाहर जाके कुछ किसी स्टिमुलस के प्रति अपना रिएक्शन भी देना है, तो वो भी ऐसे देना पड़ेगा एज अ सोशल यूनिट। कहीं इससे मेरे ग्रुप को कुछ नुकसान या थ्रेट तो नहीं है। सबका सोच के चलना पड़ता है ना जब हम सब लोगों के बीच में होते हैं या किसी एक बड़े ग्रुप का पार्ट होते हैं, तो कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो, अपने ग्रुप के मेंबर को। और तभी वो फीलिंग आती है इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली। बाहर वालों के लिए आउट ग्रुप और जो अपने ग्रुप का हमारा मेंबर है हमारे ग्रुप का, उसके लिए इन ग्रुप, वो हम पढ़ेंगे आगे। देन इसमें आगे दे रखा है कि वो एज अ सोशल यूनिट एक्ट करते हैं, फील करते हैं और सोचते भी एज अ सोशल यूनिट है। सबका जो है व्यू पॉइंट, सब लोगों को पसंद नापसंद, एकदम सब लोगों की सोच मद्देनज़र रखते हुए सोचते हैं वो। प्लस एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल, एक अकेले पर्सन की तरह एक्ट नहीं करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं हाईली कोहेसिव ग्रुप के, उनका ज़्यादा डिज़ायर होता है कि वो ग्रुप में ही बने रहें, वो ग्रुप का पार्ट रहें हमेशा, इन कंपैरिजन टू वो मेंबर जो उस ग्रुप का पार्ट होते हैं जो कि लेस कोहेसिव है, जहाँ पे इतना इमोशनली ग्रुप के मेंबर्स कनेक्टेड नहीं है, इतने दूसरे के लिए फील नहीं करते हैं, गलती करते हैं फिर गलती मानते नहीं हैं, या मे भी फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे का यूज़ हो रहा है, ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से काम ले रहे हैं, कोई फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, बिलोंगिंगनेस नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है।
वो वाले ग्रुप्स लेस कोहेसिव होते हैं। तो जो मोर कोहेसिव ग्रुप होगा ना, उसका थोड़ा उस ग्रुप के मेंबर्स को थोड़ा ज़्यादा डिज़ायर रहेगा कि वो उसी ग्रुप में बने रहें, उस ग्रुप का पार्ट रहें, वो हमेशा उस ग्रुप के मेंबर रहें, एज़ कम्पेयर टू लो कोहेसिव ग्रुप। देन कोहेसिवनेस एक टीम स्पिरिट या एक वी फीलिंग की तरह भी देखा जा सकता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप जो होता है, कीवर्ड है, याद होना चाहिए, इससे डेफिनेशन भी बन सकती है कोहेसिवनेस की। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे कोहेसिव ग्रुप को छोड़ना या ऐसे ग्रुप की मेंबरशिप लेना जो कि बहुत ज़्यादा कोहेसिव है। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस कभी कभार जो है ग्रुप के इंटरेस्ट में नहीं होती है, या कुछ भी ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं होता बेसिकली। तभी कहते हैं कि चीज़ें लिमिट में, ऑप्टिमल लेवल में हो तो वो अच्छा रहता है, चाहे वो अटेंशन है, चाहे टुगेदरनेस है, चाहे बिलोंगिंगनेस है, चाहे किसी पर भी ट्रस्ट है। कुछ भी चीज़ लिमिट में हो तो बहुत अच्छी होती है। अगर लिमिट के बाहर या थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीम जैसे यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा हो तो बुरी और बहुत कम हो तो बुरी, तो बीच में होना चाहिए, एवरेज में। तो एक्सट्रीम कोहेसिवनेस कभी कभार ना अच्छी नहीं होती है ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, और साइकोलॉजिस्ट ने इसी फिनोमेना को नाम दिया है ग्रुप थिंक का, जो कि कॉन्सिक्वेंस, जो कि रेपरकशन, जो कि आफ्टर इफेक्ट निकल के आता है एक्सट्रीम कोहेसिवनेस का ही, जिसको हम पढ़ेंगे 2-3 मिनट बाद। तो मैंने 2-3 मिनट इसलिए बोला क्योंकि इस मौसम में बिना पंखे की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट स्टिल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर किसी को पढ़ा हुआ समझ आ रहा है, किसी की हेल्प हो रही है इससे, तो आई हैव नो इश्यूज़। एंड ग्रुप थिंक में हम क्या देखते हैं, ग्रुप थिंक के अंदर ये है कि जनरली टीम वर्क जो होता है ग्रुप्स में, उससे बेनिफिशियल रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। अच्छा रहता है कि हाँ ग्रुप्स में टीम वर्क हो, अच्छे से सब लोग मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, वो अच्छा होता है। लेकिन इरविंग जेनिस एक पर्सन, उसने सजेस्ट किया कि कोहेशन जो होता है ना, वो इंटरफेयर कर सकता है। हाँ, कोहेशन जो होता है वो इंटरफेयर कर सकता है इफ़ेक्टिव लीडरशिप के साथ, और उसकी वजह से डिज़ास्ट्रस डिसीजंस भी आ सकते हैं। जेनिस ने ये डिस्कवर किया है प्रोसेस, जिसको हम ग्रुप थिंक का नाम देते हैं, जहाँ पर ग्रुप जो है वो अलाउ करता है अपने कंसर्न्स को अनएनिमिटी की तरफ, मतलब कि ओवरराइड हो जाता है वो मोटिवेशन कि हम रियलिस्टिकली अप्रेस करें कोर्सेज ऑफ एक्शन को। वे थोड़ी भारी लैंग्वेज है तो हम आगे पढ़ेंगे, हमें समझ आएगा, बाकी मैं एक एक वर्ड और सब कुछ समझाऊंगी। और अगर मेरे से टॉलरेट नहीं हो पाई गर्मी तो मैं डिस्क्रिप्शन भर दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में वापस इस टॉपिक को समझाऊंगी, ठीक है। तो आगे इसमें है कि मतलब एक टेंडेंसी, इस चीज़ की वजह से क्या होता है ना, एक टेंडेंसी आती है डिसीजन मेकर्स की कि वो इरैशनल और अनक्रिटिकल डिसीजंस लें। ग्रुप थिंक को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ऐसे कि अपीयरेंस है, मतलब आया है, कंसेंसस आया है, डिसीजन लिया गया है कोई ग्रुप के द्वारा, लेकिन वो अनएनिमस एग्रीमेंट है ग्रुप के बीच में ही, एक अनएनिमस एग्रीमेंट है। मतलब सब लोग उससे एग्री तो नहीं करते हैं, बट क्योंकि मेरे ग्रुप के मेंबर्स उससे एग्री कर रहे हैं तो मैं भी उससे हाँ में हाँ मिला के एग्री कर दूंगी। असल में मेरे को पता है वो चीज़ ग्रुप के लिए सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट मैं उसमें हाँ 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 में हाँ मिला दूंगी, असर्टिवनेस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्रुप से मुझे ये फील नहीं करना कि मैं ग्रुप से अलग हूँ या मैं ग्रुप से बाहर हूँ। कहने का मतलब ये, पहले मैं इसे अपनी भाषा में समझाऊंगी फिर बुक से। कहने का मतलब ये है कि कोई ग्रुप है 6 लोगों का, उसमें हमने किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लिया, एक पर्सन को पता है कि ये ग्रुप जो डिसीजन ले रहा है वो ग्रुप पूरे ग्रुप के लिए सही नहीं है, बहुत हानिकारक, हार्मफुल साबित हो सकता है, बट वो पर्सन मना नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं, या सब ने उस डिसीजन के लिए हाँ बोल दिया है, उसको आगे प्रोसीड करना चालू कर दिया है, तो वो अकेला मना नहीं करेगा, इस चीज़ पे एग्री कर लेगा वो भी आराम से, और वो अपनी असर्टिवनेस यहाँ पे शो नहीं करेगा, उसकी अनएबिलिटी होगी इस चीज़ को नो बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लेफ़्ट आउट फील करे, या वो ग्रुप से ऐसा फील करे कि वो ग्रुप की मेजॉरिटी का पार्ट नहीं है, या ऐसा फील हो उसे कि मैं जो हूँ मैं सबसे अलग हूँ, और कहीं इस वजह से ग्रुप वाले मेंबर्स मुझे बाहर ना निकाल दे कि भाई मैंने तो सबसे अलग सोचा, या मेरा ओपिनियन तो एकदम डिफरेंट है, ऑड वन आउट में आ गया, ना ही येस ना ही नो, बल्कि नो है जो कि कोई भी नहीं बोल रहा, सब येस ही बोल रहे हैं, तो वो ऑड वन आउट में ही आएगा, तो इसलिए वो ऐसे नहीं बोलेगा। बट असल में उसको पता है कि ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए ये डिसीजन सही नहीं है। आई होप समझ आया हो जो मैंने बताया है, बट वैसे कंफ्यूज करा है शायद मैं आगे एक बार इसका पढ़ के भी बता रही हूँ, वरना नेक्स्ट वीडियो में वापस से टॉपिक उठा के विल क्लियर आउट। देन इसमें लिखा हुआ है कि
हर एक मेंबर ही बिलीव करता है कि सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर डिसीजन या पॉलिसी पे अग्री करें। लेकिन अगर कोई भी इंसान एक्सप्रेस करेगा डिसेंटिंग ओपिनियन, मतलब कि जो अग्री ना करे कॉमन डिसीजन से, क्योंकि हर पर्सन बिलीव करता है कि वो ग्रुप के कोहेशन को ना तोड़े या वो अनपॉपुलर ना हो जाए ग्रुप के अंदर। तो स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि ऐसा ग्रुप जिसमें एग्जजरेटेड सेंस ऑफ अपनी खुद की पावर होती है, अपने कंट्रोल को, अपने इवेंट्स को कंट्रोल करने की, प्लस जो इग्नोर या मिनिमाइज़ कर सकता है ऐसे क्यूज जो कि रियल वर्ल्ड से आ रहे हैं, जो कि उसके प्लान को डेंजर की तरफ लेके जाएंगे, तो उसके प्लान के लिए खतरा लेकर आएंगे। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व ग्रुप का इंटरनल हार्मोनी और कलेक्टिव वेल बीइंग, ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच हो जाता है रियलिटी के साथ। तो ग्रुप थिंक एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत कॉमन है, हो सकता है ग्रुप्स के अंदर, और सोशली होमोजीनियस कोहेसिव ग्रुप्स के अंदर हो सकता है, जो कि आउटसाइडर्स से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है या आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा आउट ग्रुप मानते हैं और अपने आपको इन ग्रुप का पार्ट मानते हैं, जिनका कोई ट्रेडिशन नहीं होता कि वो ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर करें, जो कि डिसीजन फेस करते हैं तो हाई कॉस्ट ऑफ फेलियर्स के साथ फेस करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे ग्रुप डिसीजंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं, वो इलस्ट्रेशंस होते हैं ग्रुप थिंक के फिनोमेना का। वो ग्रुप थिंक के फिनोमेना को दिखाते हैं कैसे, क्योंकि ये डिसीजंस जो हैं वो मेजर फैलेसीज होते हैं, सबसे ज़्यादा गलत और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस होते हैं। वियतनाम वॉर इसका एग्जाम्पल है। फ्रॉम 1964 टू 1967 प्रेसिडेंट लैंडोन जॉनसन ने, आई होप मैंने गलत ही प्रोनाउंस किया है और इसके एडवाइजर्स ने यूएस में क्या कहते हैं वियतनाम वॉर के लिए वो लोग ने एस्केलेट किया था कि क्या है इसमें, मेरा दिमाग खुद भी नहीं चल रहा है यार, अगर मैं ना समझा पाऊँ तो समझ जाना, ये टॉपिक मैं रिपीट करूँगी। तो प्रेसिडेंट लैंडोन जॉनसन और उसके एडवाइज़र्स ने यूएस में एस्केलेट किया था वियतनाम वॉर, ये सोचकर कि इससे नॉर्थ वियतनाम की तरफ पीस आएगा, शांति आएगी। लेकिन ये एस्केलेशन डिसीजंस जो है वो एक वार्निंग्स की तरह थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने खतरे की घंटी बजाई। अब बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेशंस हुए और रिज़ल्ट क्या हुआ, 56,000 अमेरिकन, मोर देन 1 मिलियन वियतनामीज़ की लाइफ्स जो है वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बजट डेफिसिट्स आ गया, इकॉनमी थोड़ा डगमगा गई। तो कुछ वेज़ होते हैं काउंटर एक्ट करने के या प्रिवेंट करने के ग्रुप थिंक को। तुम एनकरेज करो और रिवॉर्ड करो क्रिटिकल थिंकिंग को। इवन डिसएग्रीमेंट जो है ना ग्रुप मेंबर्स के बीच में, उसको भी एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज करो ग्रुप्स को कि वो प्रेजेंट कर सके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को। इनवाइट करो आउटसाइड एक्सपर्ट्स को कि वो इवैल्यूएट कर सके ग्रुप के डिसीजंस को। एनकरेज करो मेंबर्स को कि वो फीडबैक ले सके बाकी ट्रस्टेड लोग से, जो कि शायद ग्रुप का पार्ट नहीं है बट एडवाइस कर सकते हैं। तो ग्रुप थिंक वाले टॉपिक की चिंता मत करना, ये मैंने बहुत ऊपर से समझाया है, ये मैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में वापस से समझाऊंगी, मुझे पता है समझ नहीं आया होगा। उससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया मैंने, रोल्स, नॉर्म्स, कोहेसिवनेस, स्टेटस, वो समझ आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट में ग्रुप थिंक देखेंगे और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। ठीक है, आई होप जितना मैंने बताया है उतना समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं ग्रुप थिंक बता देती बट मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही है, यू अंडरस्टैंड ना, बिना पंखे के इस मौसम में। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या आई विल कवर ग्रुप थिंक वाला पूरा टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड चैप्टर खत्म होने के बाद विल डिस्कस क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स उसमें से पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस जो इसी चैप्टर 7 क्लास 12 से आए हुए हैं। थैंक यू सो मच टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।